नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा, आदिवासी कल्याण और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा और शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजीव गांधी शिक्षा मिशन। आपने सुना होगा स्कूल चले हम का नारा, सब पढ़ें सब बढ़ें नारा सुना है आपने। सर्व शिक्षा अभियान जो कि इसी के अंतर्गत संचालित की जाती है, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई है 19 मार्च 2001 को, और इस शिक्षा मिशन के अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य समाहित हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और तीसरा है बुनियादी शिक्षा। अब ये बुनियादी शिक्षा जो है इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस स्कूल लेकर आना, या यूं बोले कि उनको वापस शिक्षा से जोड़ना। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन है इसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा इन तीनों को ही समाहित कर लिया गया है। ठीक, चलिए, तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य है 14 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र बच्चों और 14 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। मैंने आपको बताया कि इस मिशन के अंतर्गत न केवल बच्चे शामिल हैं बल्कि प्रौढ़ शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, दूसरा लक्ष्य है बुनियादी स्तर की पढ़ाई पूरी होने तक सभी बच्चों और प्रौढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को कम से कम साक्षर बनाना इस योजना का लक्ष्य है। तीसरा है बुनियादी शिक्षा को जनसाधारण की जरूरतों, संस्कृति, आजीविका और रहन सहन से जोड़ना, जिसके अंतर्गत आपका कौशल विकास आता है। ठीक है, तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत रोजगार मूलक शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है। और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर लोगों को कौशल विकास का अधिकार प्राप्त है, अधिनियम है उसके लिए बाकायदा 2013 का। ठीक, अगला लक्ष्य है बुनियादी शिक्षा के विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के बहुत सारे घटक होते हैं, उन घटकों को समन्वित करने का प्रयास जो है राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा किया जाता है। चलिए, तो हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इस योजना के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए, या यूं बोले कि पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, जो मेधावी छात्र होते हैं उनको। ठीक, तो ये योजना जो है प्रारंभ हुई है वर्ष 2007-8 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगर लक्ष्यों की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य होता है अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। और अगर इस योजना के अंतर्गत प्रावधान की बात करें तो प्रावधान क्या बोलता है कि इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में से प्रत्येक स्तर पर 150 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का चयन करके प्रत्येक को 10,000 का पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। यानी कि एससी वर्ग के 150 विद्यार्थियों का चयन करके उनको 10,000 रुपए की राशि जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। किनको? जिन्होंने सीजी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेकर आए हैं। ठीक है, किस वर्ग के होने चाहिए? एससी वर्ग के। अधिकतम संख्या कितनी? 150। कितनी प्रोत्साहन राशि? 10,000। और कौन कौन सी कक्षा के लिए? 10वीं और 12वीं, वो भी सीजीबीएसई के, सीबीएसई के नहीं, सीजीबीएसई के, यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उसमें सर्वाधिक अंक लाने वाले 150 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए, तो हमारा अगला कार्यक्रम है पढ़ाई तुहर दुआर कार्यक्रम। देखिए, कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चे जो हैं वो एकदम पढ़ाई से अलग हो गए। कारण क्या है? स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं। तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उस स्थिति में
उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आई है जिससे कि वो बच्चे अपने पढ़ाई की निरंतरता बनाए रख सकते हैं, जो प्रारंभ हुआ है 7 अप्रैल 2020 को। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बच्चों को उनकी पढ़ाई से जोड़ा रखा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपने सुना होगा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ से चलाया जाने वाला बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर स्कूल, पढ़ाई तुहर पारा। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे योजनाएं जो हैं या बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं इस पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज, कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ये बेसिकली पोर्टल है, एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक, पोर्टल का उद्घाटन हुआ है 7 अप्रैल 2020 को। यही समय है कोरोना संक्रमण काल का, जब लॉकडाउन लगा था। ठीक, उद्देश्य की बात करें तो कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों की पढ़ाई को निर्बाधित रूप से संचालित करना, यानी उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना। दूसरा है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। आपने सुना होगा इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है क्या? सीख कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है यूनिसेफ की सहायता से। ठीक है, यूनिसेफ जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं संचालित करती है, तो उसी के अंतर्गत ये जो सीख कार्यक्रम है इसको संचालित किया जा रहा है। और सीख कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में रचनात्मकता का विकास किया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा आप, पुरानी पड़ी चीजों से नई चीजें बनाना, ये रचनात्मकता है। तो ये सारी योजनाएं किसके अंतर्गत चलाई जा रही है? पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत। कौन कौन सी? बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर स्कूल, पढ़ाई तुहर पारा, पढ़ाई तुहर मोहल्ला, सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इस योजना के अंतर्गत। क्लियर? चलिए, तो हमारा अगला सेक्शन है आदिवासी कल्याण की योजनाएं। ऐसी योजनाएं जो आदिवासियों को टारगेट करके चलाई जा रही हैं उनके कल्याण के लिए। चलिए, तो आदिवासी कल्याण के अंतर्गत हमारी पहली योजना है माडा पॉकेट। माडा का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्रामों को मिलाया जाता है जहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 50% से अधिक है। ठीक, तो याद रखेंगे ऐसे राजस्व ग्राम जहां पर जनसंख्या कितनी है? 50 से अधिक है, वहां पर माडा पॉकेट का गठन किया जाता है। ठीक, इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि इस परियोजना के अंतर्गत एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्रामों को मिलाकर माडा पॉकेट के रूप में चिन्हित किया जाता है जिनकी कुल जनसंख्या का 50% अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। ठीक, तो आपको वही बताया कि मैं ये मान लो यदि यहां पर बहुत सारे गांव हैं ऐसे और सभी में 50% से अधिक जनसंख्या किसकी है? अनुसूचित जनजाति वर्ग की, तब वहां पर इनको मिलाकर एक माडा पॉकेट का गठन किया जाता है। क्लियर है? माडा पॉकेट क्या होता है? अब यहां पर आदिवासी कल्याण से संबंधित योजनाओं को संचालित किया जाता है इन माडा पॉकेट्स में। ठीक, तो अभी तक बात करें राज्य में तो कुल 9 माडा पॉकेट्स का गठन किया जा चुका है। कौन कौन है देखते हैं। पहला है आपका गोपालपुर, जो कि आता है रायगढ़ जिले में। दूसरा है आपका सारंगगढ़, ये भी रायगढ़ जिला का हिस्सा है। तीसरा है आपका बलौदा बाजार। चौथा है आपका रुजगा, जो है जांजगीर चांपा के अंतर्गत। पांचवा है आपका कवर्धा, जो कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। छठवां है महासमुंद वन। देखिए, महासमुंद को 2 फेजेस में बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत छठवां और सातवां, देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, ये छठवां महासमुंद 1 लिखा है, महासमुंद 2, दोनों ही क्या है? माडा पॉकेट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक, आठवां है आपका नचनिया, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। और 9वां है आपका गंगरेल, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि कुल माडा क्षेत्रों की संख्या कितनी हमारे यहाँ? 9 है। और यहां पर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से अधिक है। क्लियर है बात? उन्हीं क्षेत्रों में माडा पॉकेट का गठन किया जाता है और वहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। चलिए, तो हमारी दूसरी योजना है स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना, जिसको नाम दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं
है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के, उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसको कि ये योजना प्रारंभ हुई है वर्ष 2007-8 से, और इसके उद्देश्य के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आपको पता होगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है वो कुपोषण की समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित है, तो उस कुपोषण को हटाने के लिए ये जो स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना है ये संचालित की जा रही है। दूसरा, इसमें इस योजना के अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में 2 बार, याद रखिएगा, प्रति पखवाड़े यानी कि महीने में 2 बार जो चिकित्सक हैं, निजी चिकित्सक, वो जाकर के चेकअप करते हैं। ठीक, वही बोल रहे हैं यहां पर, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। चलिए, तो हमारी अगली योजना है अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति। ये योजना बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनके परिवार के लोग अस्वच्छ धंधों में संलग्न है। अस्वच्छ धंधे मतलब कि जैसे कि कबाड़ी का काम हो गया, कचरा बिनने का काम हो गया, बॉटल वगैरह उठाते हैं ना जिनके फैमिली वाले, उनके लिए ये योजना जो है स्पेशल रूप से संचालित की जा रही है। और ये योजना संचालित की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक, आइए पढ़ते हैं कि अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विशेष छात्रवृत्ति अतिरिक्त रूप से देय होते हैं। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न अनुसार देय होते हैं, यानी कि ये दर है जिसके अनुसार केंद्र सरकार इन बच्चों के खातों में पैसे भेजती है। ठीक, तो देखते हैं इसको कि यदि वो बच्चा कक्षा 1 या 2 का छात्र है, आप देख पा रहे हैं 1 या 2 का छात्र है, तो 1 2 के जो बच्चे हैं वो बेसिकली छात्रावासी नहीं होते हैं। ठीक, तो गैर छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए 110 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। वहीं अगर कक्षा 3 से 10वीं तक के बच्चों की बात करें तो 3 से 10वीं तक के बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका छात्रावासी विद्यार्थी, यानी कि जो छात्रावास या आश्रमों में रह रहे हैं, और दूसरा है गैर छात्रावासी विद्यार्थी, ठीक है, जो घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 700 रुपए प्रति माह की दर से केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। वहीं अगर गैर छात्रावासी विद्यार्थी यानी कि घर में रहकर पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो उनको 110 रुपए की दर से भुगतान किया जाता है, और ये केवल 10 माह के लिए होता है भाई, है ना। जो गैर छात्रावासी होते हैं उनको केवल 10 माह तक भुगतान किया जाता है, 2 महीने गर्मी छुट्टी। ठीक, चलिए हमारी अगली योजना है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। देखिए, आदर्श विद्यालय मतलब जहां पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो। ठीक है, आदर्श विद्यालय का मतलब वही होता है। ठीक, अब यहां पर शब्द जुड़ गया आवासीय, मतलब उस बच्चे के लिए आवास की भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक, तो इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना, वो तो शिक्षा के अंतर्गत सभी योजनाओं का लक्ष्य होता है। ठीक, दूसरा है सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य है। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर परीक्षाओं में सफल करने के उद्देश्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो यहां पर 3 लक्ष्य बेसिकली हैं। पहला, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, दूसरा प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना, और तीसरा उनको सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके समान लेकर आना इस आदर्श आवासीय विद्यालय का लक्ष्य है भाई। ठीक, चलिए तो इस योजना के प्रगति की बात करें तो वर्तमान में 2 कन्या तथा 6 बालक एवं 17 संयुक्त, इस प्रकार कुल 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, 2 जो आवासीय विद्यालय हैं वो स्पेशली कन्याओं के लिए हैं, बच्चियों के लिए, 6 जो हैं वो स्पेशल लड़कों के लिए हैं, 17 संयुक्त हैं, यानी कि उसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, जिसको हम को एजुकेशन बोलते हैं, कोएड। ठीक, इस प्रकार कुल 25 एकलव्य आदर्श विद्यालय जो हैं इस समय राज्य में संचालित किए जा रहे हैं। ठीक,
इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। ठीक, तो याद रखेंगे कि 420 बच्चे जो हैं वो अधिकतम संख्या है इस आवासीय विद्यालय की। अगला है, वर्तमान में कुल 5315 विद्यार्थी अध्ययनरत है। ये जो आवासीय विद्यालय है वहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5315 विद्यार्थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। ठीक, यानी जितने भी एकलव्य आवासीय विद्यालय जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, वहां पर जो पढ़ाई की जा रही है वो CGBSE के माध्यम से, यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से कराई जा रही है। वर्ष 2017-18 से नवीन 9 विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों को CBSE पाठ्यक्रम में अध्यापन कराए जाने का योजना है। ठीक है, यानी इस योजना के अंतर्गत अब शामिल किया जा रहा है किसको? जो CBSE कार्यक्रम है। ठीक है, यू बोले किसको? जो CBSE पाठ्यक्रम है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसको अब इस आवासीय विद्यालय में शामिल किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारी अगली योजना है छात्र भोजन सहाय योजना। देखिए ये जो योजना है वो बेसिकली कुपोषण से लड़ने की एक योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक, ये योजना प्रारंभ हुई है वर्ष 2005-6 से और इस योजना के अंतर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक व मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करना। यानी कि जो स्कूल है वहां पर खाना बनाने के लिए एक स्पेशल मद आता है बच्चों का खाना प्रदान करने के लिए, आपने सुना होगा मिड डे मील। ठीक, तो उस मिड डे मील में जो छात्रावासी विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो हॉस्टलर बच्चे हैं, उनके लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत वर्ष 2015-16 में योजना की राशि में वृद्धि करने हेतु प्रति विद्यार्थी प्रति माह ₹400 के स्थान पर ₹500 उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, वर्ष 2015-16 के पहले तक ₹400 प्रति बच्चे की दर से पैसा आता था, अब वो बढ़कर कितना कर दिया गया है? ₹500 प्रति माह कर दिया गया है। चलिए हमारी अगली योजना है युवा कैरियर निर्माण योजना। ठीक, ये योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी वर्ष 2006 में और इसको संशोधित किया गया था वर्ष 2015 में। ठीक, तो अगर आपको बोले कि ये योजना प्रारंभ कब हुई तो प्रारंभ 2006 में ही हुई है। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए आपने सुना होगा कि सरकारी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वही है ये। ठीक है, युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत ही उनको संचालित किया जाता है। ठीक, तो इस योजना का लक्ष्य क्या है? बेसिकली इस योजना का लक्ष्य होता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चे जो आय वर्ग में बहुत कम है, उनको प्राइवेट कोचिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले सके। ठीक है, यही बोले कि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आ सके। ठीक, तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, आपको बताया मैंने। ठीक, लाभान्वित वर्ग कौन है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। ठीक, इन तीनों कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है और इनको निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, चलिए हमारी अगली योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना प्रारंभ हुई है वर्ष 2009 में। तो यदि इस योजना के लाभार्थियों की बात करें तो पहली शर्त क्या? कि वो बच्चा अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और तीसरी शर्त वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयकर दाता को इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। ठीक, तो प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको प्रदान की जाती है, याद रखेंगे इसको। और मुख्य परीक्षा में सफल होने पर 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, तो ये जो योजना है बेसिकली जो लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए चलाई जा रही है।
ठीक, बस इसमें एक चीज याद रखना कि वो बच्चे आयकर दाता नहीं होने चाहिए, यानी आयकर दाता जो लोग होते हैं उनको इसमें रियायत नहीं दी गई है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृति, यानी संस्कृति के परिरक्षण करने के लिए और संस्कृति को प्रवर्धित करने के लिए कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो संस्कृति के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव। आपको पता होगा कि जो शहीद वीर नारायण सिंह है वो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत हैं और 1857 के समय उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक, तो उन्हीं की स्मृति में ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। कहां किया जाता है? उनके जन्म स्थान सोनाखान यानी बलौदाबाजार में। कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों किया जाता है 10 दिसंबर को? क्योंकि इस दिन उनको जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो महोत्सव है, लोक महोत्सव है, इसके अंतर्गत लोक नृत्यों की प्रतियोगिता कराई जाती है। जाहिर सी बात है, जो लोक नृत्यों की प्रतियोगिता है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ही जुड़े होंगे। ठीक, तो उनका परिवर्धन होता है इससे। ठीक, और वहां पर जो सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। देखिए, प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 और तृतीय के रूप में 25,000 रुपए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, जो लोक कला से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, तो संस्कृति के परिरक्षण में हमारा दूसरा टॉपिक है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। ये जो पुरस्कार है या ये जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। और आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष राज्योत्सव के समय राज्य अलंकरण के अंतर्गत ये जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, इस वर्ष भी 1 नवंबर को इसका वितरण किया गया है। ठीक, तो ये प्रदान क्यों किया जाता है? तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित करके प्रोत्साहित किया जाता है। यानी ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किस क्षेत्र में? आदिवासियों की सेवा करने और उनको प्रोत्साहित करने में। और अगर इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि की बात करें तो कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में इसके प्राप्तकर्ता की बात करें तो किसको मिला? शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान धमतरी को। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए और हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले हैं ना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य अलंकरण का हर एक पुरस्कार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से तैयार करके जाएंगे आप उसको। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार। ये पुरस्कार भी राज्य अलंकरण के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और यह भी प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। ये क्यों प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। यानी उनमें सामाजिक चेतना, किनमें? जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनमें सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए ये जो पुरस्कार है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, ये प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी है? 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। इस वर्ष के प्राप्तकर्ता की बात करें तो श्री रूप राय नेताम, जो कि धमतरी से संबंधित है, इनको राज्य अलंकरण के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये था हमारी योजना श्रृंखला के अंतर्गत शिक्षा, आदिवासी कल्याण और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।